सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे विच इज गाउस प्रमेय। गाउस थ्योरम के बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि गाउस थ्योरम होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गाउस प्रमेय को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, उसके बारे में हमने देखा था कि विद्युत फ्लक्स के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। विद्युत फ्लक्स में पॉजिटिव किसे बोलते हैं मैंने वो भी बताया था, निगेटिव किसे बोलते हैं वो भी बताया था। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहां से जाके आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाउस प्रमेय। तो चलिए गाउस प्रमेय को हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली गाउस प्रमेय अगर बता दूं तो इस प्रमेय को दिया था कार्ल फ्रीडरिश गाउस ने, जो कि एक बंद पृष्ठ, अगर हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, जैसा कि मैंने आपको फ्लक्स में बताया था कि फ्लक्स एक बंद पृष्ठ हम बोल सकते हैं फ्लक्स को। यदि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और उसमें से यदि हम विद्युत फ्लक्स को प्रवाहित करते हैं, या तो अंदर से बाहर आ सकता है या तो बाहर से अंदर आ सकता है, जैसा कि हमने देख चुके हैं। तो यदि ये हमारे पास बंद पृष्ठ है और इसमें से अगर कोई विद्युत फ्लक्स प्रवाहित होता है तो विद्युत फ्लक्स और इसमें जो आवेश होगा, बंद पृष्ठ में आप जानते हो आवेश होता है, तो अगर इसमें जो आवेश है इन दोनों में संबंध बताने के लिए, जैसे अगर हमारे पास बंद पृष्ठ है और इसमें से अगर हम विद्युत फ्लक्स डालते हैं इसके समानांतर, तो अगर और यहाँ पे जो आवेश होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आवेश होगा और यहाँ पे जो हम विद्युत फ्लक्स भेज रहे हैं, इन दोनों में संबंध बताने के लिए, बेसिकली इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए जो कार्ल फ्रीडरिश गाउस थे उन्होंने एक प्रमेय बताया जिसे हम गाउस प्रमेय कहते हैं और हम उसे गाउस प्रमेय के नाम से जानते हैं और उसी प्रमेय को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर गाउस प्रमेय का अगर हम बात करें, गाउस प्रमेय की क्या, अगर गाउस प्रमेय को अगर हम देखें तो गाउस प्रमेय कहता क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो ये बोलता है कि अगर हम एक बंद पृष्ठ है, अगर हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और अगर उसमें हम विद्युत फ्लक्स को प्रवाहित करते हैं, राइट, अगर हम इसमें विद्युत फ्लक्स को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत फ्लक्स, जो हमारा टोटल विद्युत फ्लक्स आएगा, वो विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। मैंने आपको इसको बताया था कि इसको ε0 बोलते हैं, मैंने आवेश में भी इसको पढ़ाया था और कूलम्ब लॉ में भी आपको बताया था। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, और इसी को हम बोलते हैं गाउस का प्रमेय। इसी को हम गाउस का प्रमेय बोलते हैं और आज हम बेसिकली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गाउस का प्रमेय हम जो अभी आपको बताया ये हमारा गाउस प्रमेय है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा एक बार फिर से बता दूं। बेसिकली इसको कार्ल फ्रीडरिश गाउस ने दिया था और इसमें बोले थे वो कि जब हम किसी बंद पृष्ठ में अगर विद्युत फ्लक्स को प्रवाहित करते हैं, ये निर्वात में, ये सारा काम निर्वात में हो रहा है, राइट, ये सब काम निर्वात में हो रहा है। सारा काम जब निर्वात में हो रहा है तो निर्वात में यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स की संख्या प्रवाहित होती है, विद्युत फ्लक्स की संख्या इसमें उपस्थित आवेश के ε0 1/ε0 गुना के बराबर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं और ये Q इंटू 1/ε0 के बराबर होता है। हम इसी को बेसिकली गाउस का प्रमेय कहते हैं और आज हम इसे देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से ये जो मैंने तो आपको बता दिया कि ये हमारे पास गाउस प्रमेय है, लेकिन क्या मैं सही बताया या फिर मैं गलत बताया, इसका भी जानकारी हमें होना चाहिए, राइट। तो इसको हम अभी देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया क्या वो सही है या फिर मैंने आपको गलत बताया। तो चलिए इसको हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे पास एक बंद पृष्ठ का बात हो रहा है तो हम पहले एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा अगर बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल आप S मान सकते हो, राइट, ये हमारा एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल S है और ये हम इत्तुसा का निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम पूरे बंद पृष्ठ के लिए हम कभी भी नहीं निकालेगा। अगर हम इतना सा निकाल लिए, राइट, तो इतना ही अगर हम इतना देखें और पूरा मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो जितना हमारे पास पृष्ठ दिया रहेगा उतना का हम निकाल सकते हैं। मतलब कि हम फाई नहीं निकालेंगे, सबसे पहले डी फाई निकालेंगे। डी फाई इन द सेंस कि हम छोटे छोटे टुकड़े को निकालेंगे और उन सारे टुकड़े को अगर हम जोड़ देते हैं, उन सारे टुकड़ों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का हम गाउस प्रमेय निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इतने के लिए निकालेंगे और उसके बाद आप देख सकते हो कि इतने को हम जब सबको ऐड करेंगे इतना ही सब में, तो ये पूरे पृष्ठ का हमारे पास गाउस का प्रमेय आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है, राइट, यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है और यहाँ से हम इसको ले जाएं यहाँ R दूरी पे और यहाँ अगर हम O बिंदु दे दे, ये O पे प्लस Q आवेश अगर हम दे दें, O पे प्लस Q आवेश दे दे और ये हमारा ऐसे ही चलते चला जाएगा E क्षेत्र में। यहाँ से D थीटा अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें यहाँ से और इसके बीच का एंगल को अगर हम थीटा दे दें,
यहाँ पे P बिंदु है, ये आपके पास आ जाएगा d ओमेगा एंगल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डायग्राम है, ये आप फिगर बना सकते हो अपने कॉपी में भी, आप इसको बना लेना, क्योंकि इस फिगर का ही आपको 1 नंबर अगर आपको गाउस प्रमेय लिखने को आता है तो 1 नंबर आपको यहीं से दिया जाएगा। और बेसिकली ये मैं आपको बता दूं कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा गाउस प्रमेय 4 नंबर में, 5 नंबर में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसको हम बेसिकली इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी भी लिखना होता है, जो कि मैं आपको बता दूं। माना एक इस क्षेत्रफल का एक विद्युत क्षेत्र है, राइट, यहाँ पे एक क्षेत्रफल है और इसमें कोई बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर बिंदु P पे, राइट, अगर हम बिंदु P पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया, लेकिन हम पॉइंट P पे अभी निकाल रहे हैं। बस हम पॉइंट P के लिए भी हम निकालेंगे, उसके बाद सबको हम जब ऐड करेंगे तो हमें पूरा पृष्ठ के लिए निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम P के लिए देखते हैं, हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है। जैसा कि आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पास हमारे पास Q जो आवेश है। यदि आप यहाँ पे कैपिटल Q लेते तो यहाँ पे आप कैपिटल Q रखते, अगर यहाँ पे स्मॉल Q रखे तो यहाँ पे भी आपको स्मॉल Q रखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आप माइनस Q लेते तो यहाँ पे भी आपको माइनस Q लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको रटना नहीं है, यहाँ से देख के आपको करना है कि अगर आप यहाँ प्लस लेते हो तो यहाँ भी आपका प्लस ही होना चाहिए, बिकॉज हम प्लस लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली Q लिखा है। अब मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम इस अभी छोटे से डीएस के लिए निकाल रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ डीएस आप मैं दिखाया हूं। तो अगर हम डीएस के लिए विद्युत फ्लक्स निकालें तो डी फाई इज इक्वल टू ई डीएस हमारे पास हो जाएगा। ये कल के फॉर्मूले से, कल के जो मैं थ्योरी आपको बताया था विद्युत फ्लक्स का, वहां से आता है। ये डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस, और इसके आगे हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये अभी सदिश फॉर्म में है, राइट, ये अभी वेक्टर फॉर्म में है। जब हम इसको अदिश में करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अभी ये हमारे पास सदिश में था, लेकिन अब हम इसको अदिश में कर दिए हैं, और अब हमारे पास वैल्यू आप देख सकते हो कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा आपके पास आ गया है। अब हम इसके आगे चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो ई का वैल्यू निकाले थे, राइट, यहाँ पे जो हम ई का वैल्यू निकाले थे, अब हम इस ई का वैल्यू अगर पुट करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको ई का वैल्यू बताया था, तो अगर ई का वैल्यू आप अगर पुट करते हो तो हमारे पास हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई का वैल्यू आपके पास है 4πε0 एंड Q बाई आर स्क्वायर ds कोस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम क्योंकि इसके लिए निकाल रहे थे, एक छोटे से पॉइंट के लिए निकाल रहे थे, डीएस के लिए निकाल रहे थे, लेकिन अब हम अगर पूरे के लिए निकालना चाहें, तो मैं आपको बता चुका हूं पिछले ही वीडियो में कि हम जब ज्यादा को मतलब ऐड करने के लिए करते हैं तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, और जब तोड़ना रहता है हमें तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज हमें ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और देन आफ्टर इसको फिर सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हमारा फिर आंसर आएगा। चलिए मैं ऊपर आपको लिखता हूं किस तरीके से हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आपको बताएंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो हमारे पास हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 एंड Q बाई आर स्क्वायर ds कोस थीटा। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास ए हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है Q, R हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ये हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं 4πε0, और Q भी हमारे पास बाहर निकल जाएगा। अंदर में हमें बस बचेगा ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। हमारे पास फाई का वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q अंडर इंटीग्रेशन ds कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम यहां से अगर आप एक जानते होंगे कि घन कोण, मैंने आपको अभी चलिए बताता हूं, घन कोण एक वैल्यू होता है। अगर हम घन कोण का वैल्यू निकालें, घन कोण इसको बोलते हैं डी ओमेगा, और घन कोण का वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर घन कोण का वैल्यू होता है, और घन कोण को हम दिखाते हैं डेल ओमेगा से। तो जब हम डेल ओमेगा को इतना लिख सकते हैं, मतलब कि हम इतने के जगह पे डेल ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये घन कोण है, घन कोण आपको देखने को मिलेगा, तो घन कोण के जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो जब हम इस घन कोण, मैंने आपको बताया कि घन कोण का जो वैल्यू होता है, घन कोण का वैल्यू जो हमारे पास डी ओमेगा होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि इसके जगह पे जितना यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, इसके जगह पे हम डेल ओमेगा रख सकते हैं। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है हम देखते हैं।
तो जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड क्यू, और इसके जगह पे हम रखेंगे डेल ओमेगा। डेल ओमेगा का वैल्यू इतना होता है, जब हम इसको डेल ओमेगा रखेंगे तो डेल ओमेगा का अब हम वैल्यू देखें, अगर अभी हमने घनकोण निकाला बस इतना के लिए, राइट, हम अभी इतना के लिए घनकोण निकालते हैं। लेकिन अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए, जितना मैंने आपको पृष्ठ बताया है, अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम घनकोण निकालना स्टार्ट कर दिए तो हमारे पास जो इसका वैल्यू आता है, यहां से लेके इतना का अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास होता है 4π, राइट। मतलब कि अभी हमने इतना के लिए जब निकाला, इस वैल्यू पी के लिए जब मैंने निकाला तो हमारा वैल्यू आया ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब यही वैल्यू मैं पूरे पृष्ठ के लिए निकालूंगा, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 4π, और जब इस 4π को यहाँ पे हम रखेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड क्यू 4π। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी 4π है, यहाँ भी 4π है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास निकल गया फाई इज इक्वल टू Q/ε0, और इस तरीके से हमारा आ गया गाउस प्रमेय। यहाँ से हमारा गाउस प्रमेय प्रूफ होता है। जो मैंने आपको बताया था, बेसिकली मैं आपको मिटा दिया हूँ, लेकिन जो मैंने आपको बताया था ऊपर में कि जो फ्लक्स जाता है इसमें, राइट, जो इसमें फ्लक्स प्रवाहित होता है वो इसके अंदर उपस्थित आवेश, जो हमारे पास आवेश है उसके 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया था वो हमने प्रूव कर लिया। इसी को बेसिकली गाउस प्रमेय कहते हैं, गाउस थ्योरम बोलते हैं, इसी को हम गाउस थ्योरम बोलते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर में देखने को मिलता है। बट ध्यान रखना, केवल आपको ऐसा बोल दे कि गाउस प्रमेय को सिद्ध कीजिए तो ऐसा कभी होता नहीं है। आपको गाउस प्रमेय देगा और उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देता है, क्योंकि फिजिक्स में यही एक गलत करते हैं, मतलब आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं देगा, हर एक क्वेश्चन को घुमा के देता है। उसमें आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाएगा, आपको इस पूरे इसका फॉर्मूला भी पूछेगा, इसको प्रूफ भी मांगेगा, और उसमें एक न्यूमेरिकल भी करवाएगा 5 ही नंबर में। तो आप उस तरीके से प्रिपेयर रहना कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है। बेसिकली मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट आपको गाउस प्रमेय ही पूछेगा, कभी आपको गाउस प्रमेय केवल वनली नहीं पूछेगा, वो आपको होम बोर्ड में पूछ सकता है, लेकिन बोर्ड में जो CGBSE का बोर्ड होता है वहां आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर रहना कि आपको अगर इसमें न्यूमेरिकल भी दे दे साथ में, तो आप 5 नंबर में ही उतना ही टाइम में आप इसको सॉल्व करके दिखा दो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको बता दूं तो फिजिक्स पढ़ने का एक ही मकसद होता है कि हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सके। तो इसका यूज मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कैसे इसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।